वृक्षों के जो डालियां हैं उनके बीच से उसके पार जो पहाड़ है और सफेद बादल है, उनकी पूरा सौंदर्य की छटा अद्भुत हो जाती है। पास में किसी ने खेत में जुताई की हुई है, तो मिट्टी की खुशबू और जो यहाँ पर धूप चल रही है उसकी खुशबू मिलजुल के आ रही है। यहाँ का जो मौसम है वो एक्सट्रीम पर नहीं जाता। ज्यादा गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है, और बारिश है, थोड़ी बारिश हुई, पानी से बह गया, पानी से कोई कठिनाई नहीं हुई। सिर्फ ठंड में थोड़ी सी जिन लोगों को ठंड से दिक्कत है होती है, एक दो महीने, अन्यथा मौसम बहुत प्लीजेंट होता है। अद्भुत है जब जीवन के अनुकूल चीजें होती है तो उनका पता नहीं चलता। पता तब चलना शुरू होता है जब वे विपरीत होती है। स्वास्थ्य शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ भी है, अपने में स्थित, स्वस्थ। आज तो बड़े सुबह, मुझे लगता है कि 4 बजे ही कोयल गा रही थी। मैं बैठा हुआ था तो उसी समय कोयल गा रही थी, और किसी पंछी की आवाज नहीं थी, सिर्फ कोयल गा रही थी। यदि हम कभी बच्चों को देखें और बच्चों की अपेक्षाकृत जो वयस्क हो गए हैं उनका चेहरा देखें, तो हम यह देख पाएंगे कि बच्चे के चेहरे में एक तरह से प्रवाह है, और जिसके कारण बच्चे में एक अभूतपूर्व सौंदर्य है। वह गंभीर से गंभीर बात में भी कठोर नहीं है। उसके चेहरे पर कोई कठोर भाव नहीं। यद्यपि हम इंसानों से ज्यादा वह रोता पटकता है, चीखता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वह फेज उसका चला जाता है, बह जाता है। खिलौना मिला है, बड़ी खुशी है, थोड़ी ही देर में वो खिलौने से बह जाता है। कुछ कहता है तो उसके कहने में भी एक गीत जैसा है, संगीत जैसा है। जब वो कहता है तो अपनी पूरी उपस्थिति से कहेगा, जोर से कहेगा, फिर बह जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे जब फूल खिलता है, अपनी पूरी क्षमता से खिलता है, लेकिन जब झरता है तो झर जाता है। पंछी आएगा, बड़ी त्वरा से वो गीत गाएगा, लेकिन जैसे ही गीत पूरा हुआ, डाली छोड़ करके, वो एम्बियंस, माहौल छोड़ करके वो उड़ जाता है। लेकिन हम जब कोई बात कहते हैं, साधारण सी बात, मैं गांव में रहता था तो मैं जो बुजुर्ग होते थे उनको कहता था, जो उनको देखता था,
वे कोई 25 साल 50 साल पहले की अपने बचपन की भी बात बता रहे हैं, तो उसको इस तरह से उनके चेहरे के हाव भाव भंगिमाएं होती थी जैसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो। जैसे किसी को उन्होंने डांट दिया हो, जैसे कभी किसी ने उनसे, किसी दुकानदार ने छल करने की कोशिश की हो पर पकड़ लिया हो उन्होंने, और उसकी बजाय किसी दूसरी दुकान पे जाके सामान ले लिए। वह बात कहने में उनके चेहरे इतने कठोर हो जाते थे, इतना ऐसा लगता था कि जैसे सबसे दुनिया की महत्वपूर्ण चीज ये बता रहे हैं। और वो होता था क्योंकि उनके लिए वो अति महत्वपूर्ण चीजें थी। आप जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं सरकारी विभागों से, उनके पास जाकर के बैठेंगे तो वो किसी इंसिडेंट को इस तरह से बताएंगे जैसे कि वह बिल्कुल ही उनके हाथ पैर का हिस्सा हो। जब वो इंसिडेंट निकाल करके बता रहे हैं वो घटना, तो जैसे हाथ दिखा रहे हैं, पैर दिखा रहे हैं, बड़ी स्थूल चीज दिखा रहे हैं, ऐसे ही वो उसको दिखाते हैं। तो सब कुछ रख दिया गया है, जड़ हो गया है, सब कुछ बड़ा थिर हो गया है। अब उसमें कुछ भी बहता नहीं, कुछ भी प्रवाहित नहीं होता। जब कुछ भी बहता नहीं पुराना, तो नया आने का कोई अवसर नहीं मिलता है। और बच्चे के अंदर कुछ भी है बह जा रहा है, कुछ भी है चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं यह जो भौतिक उन्नति हुई है हमारी संसाधनों में, उसने हमारे अंदर का जो, हमारे अंदर का नहीं, जीवन का जो स्वभाव है प्रवाहित रहना, बहते रहना, उसको छीन लिया। वह नजर छीन ली, वह दर्शन छीन लिया। हमने जीवन के संदर्भ में भी चीजों को बड़ी स्थायी रखना शुरू कर दिया। जीवन के संदर्भ में भी रिश्ते बड़े स्थायी हैं। परिवार बन गया तो जीवन भर आप उसी परिवार के सदस्य हैं, सिर्फ उसी परिवार के सदस्य हैं। जीवन भर आपको जो भी कुछ करना है उसी परिवार के लिए करना है। तो वो जो जड़ता हो जाती है, जड़ता पत्थर जैसी नहीं, पत्थर तो बड़ी जीवंत चीज है, पहाड़ बड़े जीवंत चीज है। जड़ता का मतलब जैसे कहीं पानी ठहर गया, डबरा बन गया, और वहां पानी अब सड़ रहा है, दुर्गंध आ रही है, अंदर कीड़े मकोड़े पड़ गए, वैसी स्थिति हमारी हो गई, सब जड़ हो गई। जीवन तो प्रवाह है, और जड़ता की जो, यही नहीं कि जो हमें जड़ता दिखाई पड़ती है रिश्तों में, नातों में, धन संपत्ति, उन्हीं में जड़ता है। उन जड़ता का जो केंद्र है वह हम आप जानते हैं। वहीं से जड़ता, वहीं से बासीपन, वहीं से डबरापन शुरू हो जाता है। तो वह जो बच्चे की आंख है ना, बच्चे की तरह देखना, वह किसी भी चीज को पूर्णता में देखती है, उसकी सारी संभावनाओं में देखती है, और देखने के साथ साथ उसमें कुछ है जो अस्तित्व का स्वभाव है, जो इस जीवन का पूरे जो अस्तित्व में फैला है स्वभाव है, प्रवाहित रहना, बहते रहना या खिलते रहना। बच्चे के अंदर वह भी विद्यमान है। भौतिक चीजों में तो चीजें स्थायी होंगी, निश्चित ही स्थायी होंगी। हम एक उपकरण है, अगर हम हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में सारी चीजें इधर की उधर बहने लगे, यह उपकरण गैस जहां पर है उसकी वो गैस आकर के चेंबर में बहने लगे, तब तो सब उलट पुलट हो जाएगा। वहां ठीक है, लेकिन जीवन और संबंधों के संदर्भ में जड़ता जीवन छीन लेती है। किसी बनावटी जीवन को वहां पर
ला करके स्थापित कर देती है। और बच्चे की जो बच्चे की दृष्टि है, उसके अंदर एक प्रज्ञा है जो बुद्धि से विलक्षण है। संभवतः नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है, न भी हो उसके संदर्भ में, पर प्रासंगिक कहानी है। किसी और के भी संदर्भ में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने सामंतों को एक एक अंडे देता है और सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और कहता है कि इस अंडे को अपनी प्लेट में खड़ा करके दिखाइए। सब लोग बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, पर अंडा प्लेट में खड़ा नहीं हो रहा है, गिर गिर जा रहा है। तभी घूमता हुआ एक बच्चा आता है और वो देखता है कि सब लोग अंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको वो देख करके कहता है कि मैं भी करूं, और वो एक अंडे को हाथ में ले करके हल्का सा उसको ठोकर मारता है। उसका जो निचला हिस्सा है पिचक जाता है और अंडा खड़ा हो जाता है। सारे लोग देख करके हतप्रभ रह जाते हैं कि ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया कि जैसे बच्चे ने कर दिया। नेपोलियन कहता है वो व्यक्ति कि ऐसा ही है। कई बार जो संभावनाएं होती हैं जीवन की, वो हमें नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि हम अपनी दृष्टि से इतने बंधे होते हैं, इतने आबद्ध होते हैं कि उसके इतर भी कुछ हो सकता है, हमें नहीं दिखाई पड़ता। और जीवन के संदर्भ में यह बात 100% सही है। हमारी दृष्टि इतनी बधी हुई है जिसके कारण हमारे जीवन में दुख है। यदि दृष्टि आबाद हो जाए, दृष्टि अपने बंधन खोल दे, प्रवाहित धारावत हो जाए, तो फिर कुछ अद्भुत सा जीवन अपने राज खोलना शुरू कर देता है, उघाड़ना शुरू कर देता है। जीवन की नई नई दिशाएं, नई नई कलाएं, नए नए ढंग इसी इसी जीवन में उद्घाटित होने लगते हैं। कल सांझ हम लोग इस प्रश्न के साथ गए थे अपने अंदर अन्वेषण को, कि बच्चे की तरह विस्मय बोध से जीवन को देखना क्या है, यानी खुद को देखना क्या है। बाहर भी विस्मय की तरह जो भी कुछ है उसे बड़े स्नेह से पर प्रवाहित ढंग से, विस्मय पूर्ण ढंग से देख रहा है और प्रवाहित ढंग से। और भीतर भी जो भी कुछ है उसे विस्मय पूर्ण ढंग से देखना क्या है, उस पर हम लोगों ने साथ में चलते हुए प्रयोग किया है। तो जो भी आया है उसको हम लोग यहाँ पर साथ में रखें। जो भी अन्वेषण में आया है, अवलोकन में आया है, परीक्षण में आया है, उसे यहाँ पर रखें। भावना जी को संभवतः कहीं जाना है, इसलिए वे पहले शुरुआत कर लें। भावना, अनिल जी। नमस्ते सर। हाँ, सुबह 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 तो मौसम ठीक रहता है सर, ठंडक रहती है मौसम में, इतनी उमस ज्यादा महसूस होती नहीं है। आज चिड़िया गा रही है, लेकिन जस्ट इस पेड़ पर नहीं बैठी है, क्योंकि मेरे घर के बाहर ही है। कहीं और तो उनकी आवाज आ रही है, दिख नहीं रही है। हवा भी ठहरी हुई है, चल नहीं रही है, पेड़ का एक एक पत्ता सब ठहरा हुआ है। अभी चाय पी थी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, सेशन शुरू होने से पहले।
सर इस प्रश्न के साथ जब अवलोकन में जाते हैं तो बाहर के लिए मतलब बाहर की चीजों के लिए एक बहुत ऐसा सेंसिटिव टाइप फील होता है कि हाँ हर चीज अब बहुत क्लियर सुनने में आ रही है, स्मेल वगैरह सब कुछ वहां पे मतलब एक फुल प्रेजेंस टाइप रहती है वहां पे। लेकिन ये होता है कि ये बहुत जल्दी ये चला भी जाता है, एक कोई हाई थोड़ा तेज आवाज आ गया हो या फिर कुछ भी ऐसा जिस फ्लो में थे वहां से जरा सा भी कुछ हल्का सा भी एक वेव आई तो अब मैं मतलब वहां से हट जा रहा हूँ, वो चला जा रहा है बार बार। अंदर में क्या हो रहा है कि ठीक है बातचीत चल रही है पर अब जिन दिनों कार्यशालाओं में रहते हैं उस समय ऐसा होता है कि बाकी की जो बातें हैं वो तो स्वतः ही बंद ही हो जाती हैं, उनका कुछ भी जब तक कोई बाहर से बताता नहीं है कि हाँ ये काम है या ये करना बाकी रह गया है या जो भी चल रहा था कार्यशाला से पहले, तो जब तक कोई अलग से याद करके नहीं दिलाएगा तो वो बातें इतनी ध्यान नहीं आती, ज्यादा जो बातें चलती रहती है वो कार्यशाला की ही बातें चलती रहती है। तो कल जब थे इस प्रश्न के साथ के एक बच्चे की तरह विस्मय के साथ अखंडता में देखना पूरा क्या चीज है, ये कैसे देखा जाए इसे या देखना क्या है, तो वो जो अंदर बातचीत चलती रहती है सबसे पहली निगाह तो सर उसी पे पड़ती है कि क्या चल रहा है, किस तरीके से ये बात हो रही है। तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है स्थिति क्या है कि मैं यहाँ से कार्यशाला खत्म करके अपने घर बैठा हूँ और एक थॉट आता है कि आज के प्रश्न के साथ आपको रहना है, अवलोकन देना है। ये थॉट आया और थॉट के साथ ही ठीक है थोड़ा बहुत इसकी इंक्वायरी जरूर कर रहा हूं मैं खुद से चला के कि क्यों अवलोकन देना है, क्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके जवाब रहते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे कार्यशाला कर रहे हैं, इसमें हमको अवलोकन देना होता है। उसमें भी इंक्वायरी रहती है कार्यशाला क्यों कर रहे हैं, तो कुछ चीजें पता है कि अ, एक बेटरमेंट के लिए मान के चलिए कि मैं अगर एक खुद को एग्जांपल देता ये एक आंसर देता हूँ कि बेटरमेंट के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो मैं वहां पे ये देख रहा था कि अपने आप ही कुछ खंड बने हुए हैं, एक विचार पास से आ रहा है, प्रेजेंट में थोड़ी देर ठहर रहा है और फिर बाहर चला गया, मतलब थोड़ा आगे चला गया कि कल मुझे अवलोकन देना है और इस चीज के लिए हम ये अवलोकन दिए जा रहे हैं। तो जब ये प्रश्न के साथ देखते हैं कि अखंडता के साथ देखना क्या है, तो ये सब कुछ सिमट के एक जगह पर आ जाता है और वो जगह ये है कि वहां पर एक विचार ये बना रहता है, प्रयोग करना है, प्रयोग करना है या अवलोकन देना है ऐसा करके। तो ये आसानी से मेरे को देखने में आ रहा था कि जो ये खंड मेरे को दिख रहे थे कि एक विचार पास से आ रहा है और वो फीचर में जा रहा है, जो ये खंड जो इतना दिख रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। एक खंड के नाम पे बस एक ही चीज रह जाती है कि अभी मेरी क्या स्थिति है, क्योंकि मतलब अवलोकन देना है, कल कुछ करना है, तो यानी मैं अभी में नहीं ठहरा हुआ, तो जो चीज अभी में ठहर गई है वो अभी और मेरे को लेके एक खंड अब भी बाकी रह गया है। तो जब यहाँ पे ठहरते हैं तो एकदम ऐसा पूरा सब एकदम साफ सा हो जाता है और वहां पे ऐसा फील, प्रेजेंस टाइप फील होती है कुछ, जैसे मैं उपस्थित हूँ वहां पर। और ये लिटरली सर एक ऐसा पुश पुल फोर्स टाइप का मेरे को लगता है कि जैसे गया और आया, गया और आया। अब मैंने इस पे भी प्रश्न रखने की कोशिश करी थी कि ये जो गया और आया है इसको देखना क्या है, लेकिन मैं यहाँ से आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहा था क्या, क्योंकि वो इतना जल्दी पुष्पुल पुष्पुल होता है
हालांकि मैं ये कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं थी वो पुशपुल होना, जो भी हो रहा था वो, क्योंकि जो कहते हैं एक स्ट्रगल टाइप आप अपने विचारों के साथ फील करते हो, अब आप उस पुशपुल के साथ वो फील कर रहे हो। वो वहां पे फीलिंग तो थी सर, कि थोड़ी देर में आपको आप या तो वहां से हट जाओगे या आपको थका दिया जाएगा। तो बस लास्ट यहीं तक मैं रुक पाया था सर, इस प्रश्न के साथ ऐसा कुछ था। जी सर। ये जो विस्मय बोध के साथ देखना है, जो आश्चर्य बोध के साथ देखना है, हमको बस एक तक मतलब सुनिश्चित दृष्टि के साथ हम लोग देख लेते हैं, अपना वक्तव्य दे देते हैं कि मैंने यह देखा, जैसे ये दरवाजा है, यहाँ सिर्फ दरवाजा है। मैंने इधर देखा, यहाँ दीवार है, सिर्फ दीवार है। ऐसा तत्क्षण मेरे अंदर एक स्टेटमेंट कौंध जाता है। लेकिन विस्मय दृष्टि जो है वह इतनी ही बात में सीमित नहीं हो जाती। यह दरवाजा है, यह तब दरवाजा है जब मुझे इससे बाहर निकलना है। लेकिन अगर मुझे बाहर नहीं निकलना है तो यहां क्या है मुझे नहीं पता। यह दीवार है, यह तब दीवार है जबकि मुझे यह बताना है कि यह पूरी छत किस पर टिकी हुई। लेकिन अगर मुझे यह नहीं बताना है तब भी यह दीवार मुझे क्यों नजर आती। साधारण तर्क यह कहता है कि दीवार तो हमेशा दीवार है, चाहे उसे मैं देखूं चाहे न देखूं, चाहे मैं मुझे उसे बताना हो चाहे न बताना हो, वह हमेशा दीवार है। लेकिन विस्मय बोध कहता है कि यह पता नहीं क्या है। जो मशीन है वह सुनिश्चित होकर के रहना चाहती कि वहां पर दीवार है और उसको तभी काम करने में सुविधा होगी। जो यांत्रिक चीज है उसके लिए सुनिश्चित होना बड़ी सहूलियत वाली बात है। यानी जब हम इग्निशन में चाबी लगा करके ऐंठते हैं तो सारी चीजें सुनिश्चित है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक जाता है, इंजन में आग लग जाती है, फिर इसके बाद भीतर सारी उसकी गतिविधि चलने लगती है और सारी चीजें एक सुनिश्चित है वहीं पे, तो वो चल पड़ती। इंजन सीमित है, कार सीमित है, उसके लिए वह बात बिल्कुल वाजिब। और जब हम जीवन में यही चीज करते हैं, जब हम जहां रह रहे हैं उस घर में जो व्यक्ति रह रहा है उसको देखते हैं, अच्छा ये तो वही व्यक्ति नहीं, व्यक्ति प्रवाहमान है, बह रहा है, जीवंत है। जो व्यक्ति कल था वह व्यक्ति आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं होगा। पर हमारी सुनिश्चित दृष्टि, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरा बॉस, हो सकता है कि वह व्यक्ति वही हो जैसा मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर उस सुनिश्चित दृष्टि के कारण जीवन बाधित हो गया, जीवन ठहर गया। मेरे अंदर वह जो सुनिश्चित दृष्टि बनी हुई है उस दृष्टि के कारण जीवन जड़ हो गया। और आप जरा देखें, जब भी हम किसी व्यक्ति को निर्धारित करते हैं कि यह व्यक्ति वही है, अर्थात यह व्यक्ति दुष्ट है या यह व्यक्ति सज्जन है, तो हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, हम अपनी उथली दृष्टि के बारे में कह रहे हैं। बड़ी नागवार लगती है यह बात। हमारे जो तर्क हैं, हमारा मन स्वीकार नहीं करना चाहता, हमारा मन झट से किसी व्यक्ति को किसी सांचे में, किसी खाके में
डाल करके आश्वस्त हो जाना चाहता है, क्योंकि जैसे ही उसने किसी सांचे में खाके में डाल दिया, वैसे ही वो अपने पूर्व ज्ञान से उसके साथ व्यवहार कर सकता है, पूर्व ज्ञान के अनुकूल उससे व्यवहार कर सकता है। फिर उसे व्यवहार करने में जागने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुनिश्चित नहीं है तो उसके साथ बहुत जागा रहता है आदमी। जो व्यक्ति समझ में नहीं आता उसके साथ बहुत जागा रहता है। तभी तो हमने बहुत सारे मापदंड बनाए हैं, जातियां बनाई हैं, धर्म बनाए हैं, पारिवारिक हैसियत बनाई है, आर्थिक हैसियत बनाई है। इन सब को, इन मानदंडों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का आकलन कर लेते हैं कि यह व्यक्ति ये है तो इसके साथ ये व्यवहार मुझे करना है, बस बात खत्म। व्यक्ति अतल गहराई लिए हुए है, वह भले नहीं जानता है पर सच यह है, मैं भले नहीं जानता हूं पर यहां जीवन अतल गहराई लिए हुए। क्या मैं जानता हूं अपने बारे में? थोड़े से जो सोच विचार हैं वही ना, उन्हीं सोच विचार के आधार पर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको जानता हूं। पर क्या आप, जो मैं, मेरे अंदर सोच विचार है वो सिर्फ उतने हैं? आपके अंदर भौतिक रूप से भी रक्त का प्रवाह हो रहा है, श्वसन क्रिया चल रही है, मन के पार अज्ञेय है, असीम है, अपरिसीम है, वह वहां पर विद्यमान है। मैं उसको जानता हूं क्या? मैं अपने ही अंदर जो मन के पार है उसको नहीं जानता हूं तो आपको मैं कैसे जान सकता? बस सुनिश्चित हो जाने में सुविधा है, हम झट से सुनिश्चित हो जाना चाहते हैं, आसपास के रिश्तों में सुनिश्चित हो जाना चाहते हैं। इस सुनिश्चित हो जाने में हम जीवन खो देते हैं, जीवन हाथ से सरक जाता है। वही हमारे साथ हो रहा है। वो जो विस्मय बोध है, और विस्मय बोध जो जो दिख रहा है उससे पार भी देखता है। यह दरवाजा ही नहीं है। एक बच्चा देखेगा तो इसको देखता ही रह जाएगा, उसको कोई ऊब नहीं होगी, क्योंकि वो सुनिश्चित नहीं कर रहा है। हम ऊब जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम एक क्षण में सुनिश्चित कर देते हैं, ओ दरवाजा है, बात खत्म। लेकिन अगर हम निश्चित नहीं कर रहे हैं कि यह क्या है, तो फिर यह रहस्य है, फिर इसका कोई तल नहीं, इसका कोई अंत नहीं। बच्चे देखते हैं ना, वो लगातार छत घूरते रहते हैं, वो देखते हैं तो देखते ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चित नहीं कर रहे हैं। वो ज्ञान आकर के यह नहीं कह रहा है कि यह मां है, ज्ञान आकर के यह नहीं कह रहा है कि यह जीवित है या मृत है, निर्जीव है। बस वो देख रहे हैं तो देखते ही चले जाए। वह जो विस्मय दृष्टि है, पहली बात वह संपूर्ण देखती है, और दूसरी बात वो जो नहीं दिखाई पड़ता है उसको भी देखती है। और जहां पर चीजें निश्चित नहीं होती हैं, मैं को जगह नहीं मिलती। मैं बड़ी स्थूल चीज, यह मैं का जो एहसास है हमारे अंदर, बड़ी स्थूल घटना है। इसके लिए सब सुनिश्चित चाहिए, सब। तभी तो हम चाहते हैं कि सब सुनिश्चित हो जाए, बैंक बैलेंस सुनिश्चित हो जाए, ऐसी स्त्री से, ऐसे पुरुष से विवाह हो जो कल को किसी और के साथ भागे ना, किसी के साथ उसका अफेयर न हो जाए। परिवार हम चाहते हैं कि सुनिश्चित हो, दोस्त हो जो सुनिश्चित हो। फिर एकदम हम अपने चारों ओर सुनिश्चित चीजें रख करके, और जब सारी चीजें सुनिश्चित हो गई तो फिर गति खत्म हो गई, प्रवाह खत्म हो गया, क्योंकि चीजें सुनिश्चित हैं तो वो जड़ हो गई। तो हम वह दृष्टि ही खो चुके हैं जो कि प्रवाहमान है। तो बिल्कुल अगर हमने यह प्रश्न उठाया कि बच्चे की तरह देखना क्या है, बच्चे की तरह देखने का मतलब है कि जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है उसमें जो दिख रहा है, जो बुद्धि कह रही है, वही तक न देखना। बच्चे को बुद्धि है ही नहीं तो देख भी नहीं सकता।
हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि का यंत्र है, लेकिन बुद्धि के यंत्र को उसकी सीमा में छोड़ करके देखना, भीतर से लेकर के बाहर तक। यदि बाहर आप विस्मय बोध से देखेंगे तो वह सिर्फ वृक्ष वृक्ष नहीं है, हो सकता है कि देखने वाले को तो वहां परमात्मा भी दिख सकता है। बड़े पोएटिक ढंग से वो कोई, आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो शंख चक्र गदा पद्म लिए वाला परमात्मा नहीं, या आप दूसरे धर्मों में पैदा हुए हैं तो वो सूली पे चढ़ करके दिखाई पड़ने वाला पैगंबर नहीं। बस कुछ और ऐसा दिखाई पड़ सकता है जो आपको नहीं, आपकी आंखों में इसके पहले नहीं दिखा। आप भीतर यदि बच्चे की विस्मय दृष्टि से देख रहे हैं तो वह जो सब कुछ तय है, सब कुछ निर्धारित है, बुद्धि ने सब निर्धारित किया हुआ है, वहां पर बुद्धि के पार भी कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। नए नए आयाम भीतर उद्घाटित होने शुरू हो सकते हैं, जीवन की नई राहें, नए अवसर। ये तो बड़ी ही छोटी बात है, बचकानी बात है, ओछी बात है, जिसमें कभी पैदा हुए हैं, कभी समाप्त हो जाने वाले हैं, और सब रिश्ते नाते सब एकदम कंडीशनड है कि हाँ ऐसा ही होता है, बस इसके अलावा कुछ और नहीं। उसके पार भी दिखाई पड़ना शुरू हो सकता है। हो सकता है कि जन्म और मृत्यु हो ही ना, जीवन अभी अमृत हो, जिसकी मृत्यु का कोई उपाय ही नहीं। हो सकता है जीवन ऐसा हो, लेकिन किसे दिखेगा? विस्मय दृष्टि से, वह दृष्टि जो बुद्धि के पार देखती, निर्दोष, कोई आग्रह नहीं। यदि कोई आग्रह नहीं है, निर्दोष दृष्टि है, पार दिखेगा, दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। धन्यवाद अनिल। जी, ये भावना कुछ बोलना चाहती थी, यदि उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वो पहले बोलना चाहती। हाँ भैया, प्रणाम। प्रणाम। मेरी आज से एग्जाम है तो मुझे जाना है कॉलेज, इसलिए। बोलो प्लीज। कुछ नहीं, मैंने फटाफट काम कर रही थी तो गर्मी सी लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम काम करते हैं तो ऊर्जा बहुत खर्च होती है हमारी। तो अभी फिलहाल तो ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि अभी तो स्पर्श में तो त्वचा पे गर्मी लग रही है, और वैसे आसमान साफ लग रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, और पक्षियों की आवाज भी आ रही है। स्वाद में चाय है और टोस्ट का स्वाद है, और गंध में भी वही आ रहा है जो चाय पी है तो उसी की गंध आ रही है। रात को इस प्रश्न के साथ में थी तो वो हम ज्ञान इंद्रियों के ऊपर अलग अलग जो प्रयोग कर रहे थे। पहले तो हम संकल्प लेके कर रहे थे, उसके बाद में विदाउट संकल्प कर रहे थे, और फिर उसके बाद में अपने आप ही पता नहीं नींद कब आ गई, पता ही नहीं चला। फिर सुबह भी था कि जल्दी उठना है, तो ऐसे ही मन में था, तो पता नहीं 3:30 बजे ही नींद खुल गई थी। तो फिर तभी भी यही प्रश्न चल रहा था, और इस प्रश्न के साथ में वही प्रयोग चल रहा था जो हमें करना है। और बस कुछ ऐसे दिख तो नहीं रहा था। अभी सुबह मैंने एक डॉगी को देखा, तो पहले तो डॉगी मुझे पता नहीं, मुझे देख के ऐसे भयभीत सा लगा, क्योंकि वो दूर दूर हट रहा था। फिर उसके साथ में मैंने ये प्रयोग किया तो पता नहीं उसकी दृष्टि जैसे ऐसे लगी कि जैसे एकदम मासूम दृष्टि बच्चे की तरह लगी, उसकी दृष्टि लगी डॉगी की। मेरी दृष्टि मुझे नहीं पता, बस यही दिखा सुबह से। धन्यवाद भावना। और तो कोई थॉट नहीं है अंदर। बस देखना शुरू है ना, देखना चल रहा है, वो अपने आप सारी चीजें उघाड़ता चला जाएगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू। अंजना जी।
जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है। जी। सुबह आज की मुझे कुछ अलग लग रही है। आ, मैं बैठी भी कुछ अलग जगह हूँ, आज थोड़ा कमरे के दूसरी जगह बैठी हूँ, तो मुझे सामने से वो चांदनी के आज फूल ऐसे गुच्छे गुच्छे, एक गुच्छा, दो तीन ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे। खुशबू कुछ है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन लग रहा है कुछ है। आ, आम, वो मैं मेसवाक का पेस्ट जो किया था, तो उसका हल्का सा स्वाद जो है वो मुंह में है अभी। और ये फैन की हल्की हल्की हवा जो है वो महसूस हो रही है। वो मतलब उल्टा है, वो विस्मय से देखना नहीं है, वो देखकर विस्मित होना है। और मुझे खूब संशय है उस पे, क्योंकि मैंने फिजिक्स भी पढ़ा है। अंदर बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, वो भी पढ़ा है। लेकिन मुझे मालूम है कि वो उसका, पर मतलब मुझे बहुत संशय है कि वो जो है वो ये सब ज्ञान के आधार पे जो है वो है, या सच में ही ऐसा है। मुझे खूब संशय है उस पे। आकाश दिखता है, अंदर से अंदर और बाहर से बाहर। और अखंडता ऐसी है कि सब एक एक पैमाने पे आ जाते हैं। जिनको दुष्ट समझा था वो भी वैसे ही है, और हाँ, इसके बारे में मुझे संशय नहीं है, क्योंकि मैंने खूब खूब जो है उसको, लेकिन जिस पर संशय है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए अंजना जी। संशय ये है कि वो ज्ञान के आधार पर या कोई इमेजिनेशन के आधार पर तो नहीं है। जो अंदर शरीर के दिख रहा है और जो बाहर दिख रहा है विराट रूप में, तो आप ठीक ही कह रही हैं। जितनी भी चिकित्सा को लेकर के खोजें हुई हैं, शोधें हुई हैं, उनके विषय में एक बड़ी सर्वमान्य
रूप से उठाया गया प्रश्न है कि हम लोग जिस शरीर का उपचार करते हैं उसके विषय में हमने, जब वह मृत हो जाता है तब हम उसके अध्ययन को वह अध्ययन करके और फिर जो निष्कर्ष हम ले आते हैं उसके आधार पर शरीर का उपचार करते हैं। वैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे डेड बॉडी के पार्ट्स को देखते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, पर जिस व्यक्ति का वो उपचार करते हैं वह तो जीवित है। जीवित व्यक्ति के अंदर वह जो समस्या आ रही है वह कैसे काम कर रही है उसका उनको बिल्कुल नहीं पता है। उसके विषय में वे बस अनुमान लगाते हैं। मैं बड़े से बड़े कुछ डॉक्टरों जो कि बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं, वे कहते हैं कि हमको सिर्फ अनुमान हो जाता है। कई सारी चीजों को देखते देखते हमको, कई सारे मरीजों पर काम करते करते एक अनुमान हो जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को यह समस्या होगी। हम निश्चित नहीं होते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर यही समस्या है। इसीलिए बूढ़े से बूढ़ा डॉक्टर भी हो जाता है, वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। वो कभी भी यह नहीं कह सकते कि हाँ अब मैं जान गया हूं। प्रैक्टिस ही करते रहते, क्योंकि जीवित शरीर कैसे काम कर रहा है, जीवित शरीर के अंदर कैसे बुखार काम कर रहा है, इसका निष्कर्ष मृत शरीर पर हुए शोध पर, मृत शरीर पर हुए काम पर हम नहीं कर सकते। तो वो पूरे का पूरा मामला ही कुछ और होता है। फिर और आधुनिक संयंत्र आए हैं, वे जैसे एक्सरे है या और भी दूसरी चीजें जो भीतर की चीजों का पता लगा रही है। अब यहाँ समस्या यह आती है कि एक उपकरण है जो जीवित नहीं है, वह जीवित चीज की गति के विषय में कैसे ठीक निष्कर्ष दे सकता है, वह कैसे निकाल करके बातें बता सकता है कि ऐसा ही हो रहा है भीतर। तो वह भी एक नए तरीके का आकलन है, नए तरीके का अनुमान है। तो कैसे शरीर काम कर रहा है, यह उस अनुमान के सापेक्ष काम हम निष्कर्ष लेकर के आते हैं। जो उपकरण हम अपना रहे हैं, उसके वह जो उपकरण बता रहा है उसी के निष्कर्ष के आधार पे हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। हमको सुनिश्चित रूप से नहीं पता है कि भीतर क्या हो रहा है, भीतर कैसी चीजें काम कर रही हैं, बल्कि उस संदर्भ में जो पुरानी चिकित्सा विधि है, नाड़ी और वात पित्त कफ वाली, वह अपेक्षाकृत ज्यादा सटीक है, क्योंकि वह चीर फाड़ करके शरीर को नहीं देख रही है। कम से कम ऊपर से ही वह नाड़ी के आधार पर, फिर भी वह नाड़ी ऊपर से पकड़ करके दूसरे की नाड़ी, मेरा शरीर स्वस्थ है और किसी का शरीर बीमार है, स्वस्थ शरीर बीमार शरीर कैसे काम कर रहा है इसके बारे में कैसे बता सकता है, क्योंकि उसकी गति दूसरी है और बीमार शरीर की गति दूसरी है, दोनों में फर्क है। तो सापेक्ष रूप से ही कोई निष्कर्ष आएगा तो आएगा, एब्सोल्यूट कोई निष्कर्ष नहीं आ सकता है। तो हम जब भीतर जब देखते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति का, फिर साइकोलॉजिकली भी आते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो, घर का हो बाहर का हो, जब उसको हम देखते हैं तो कुछ निष्कर्ष हमारे उसके प्रति आ जाते हैं। एकदम अपरिचित व्यक्ति है, उसको देख करके हमने कोई जो हमारी संस्कार ग्रस्तता है, जो हमने सीखा समझा है, उसके आधार पे झट से तय कर लेते हैं यह स्त्री है और इसके वेशभूषा से ऐसा लगता है कि यह, इसकी आर्थिक हैसियत क्या है, इसकी बौद्धिक हैसियत क्या होगी, ऐसे बहुत सारे अनुमान लगा लेते हैं। फिर थोड़ा बातचीत करते हैं, उससे थोड़ा अनुमान लगता है, थोड़ा व्यवहार होता है, उससे अनुमान लगता है, एक सुनिश्चित प्रतिमा हमारे अंदर बन जाती है आकलनों के आधार पर, अनुमान के आधार पर, और वैसे ही वह कर रहा है। लेकिन जो प्रतिमा हमने बनाई है, क्या वह व्यक्ति सिर्फ उतना ही? मानसिक रूप से भी हमें पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, उस व्यक्ति को कैसे अनुभव होता है।
थोड़े से आकलन अनुमान हमारे उसके विषय में है और उसके अंदर हमारे विषय में, और उसी के आधार पर जो संबंध है वो चल रहा है। व्यक्ति भीतर वास्तव में क्या है नहीं पता, और न ही पता हो सकता है। यह जो दूसरे के बारे में पता करके और व्यवहार करना है, दूसरे के बारे में छवि बना करके व्यवहार करना है, इस व्यवहार करने से वही व्यक्ति सुनिश्चित नहीं होता है, वही व्यक्ति खांचे में नहीं बैठ जाता है, हमारा भी खांचा निर्मित हो जाता है। हम गढ़ते दूसरे की छवि है, गढ़ अपनी जाति। हमने दुनिया के बारे में छवि बनाई हुई है, वह अपनी छवि बन गई, वह अपना सांचा बन गया है, चौखट बन गई है, उसी में हम जीते चले। आप पाएंगे कि लोग एक उम्र के बाद 15-20 साल के बाद से लेके अंतिम समय तक बिल्कुल भी नहीं बदलते। बहुत छोटे ऊपर के परिवर्तन होते हैं उनके जीवन में। कपड़े बदल लेंगे, गाड़ी बदल लेंगे, घर बदल लेंगे, अगर हैसियत है, अगर बाहर की सुविधा है तो। अन्यथा भीतर व्यक्ति वैसा का वैसा ही आपको मिलेगा। 10 साल बाद मिलिए, 20 साल बाद मिलिए, कोई परिवर्तन नहीं होता। सुनिश्चित उसने कर लिया है और उसने अपने अंदर झांकने की, अंदर पता लगाने की सारी चीजें बंद कर दी। सुनिश्चित कर लिया है तो फिर आप देखिए, जब हम सब लोग बोलते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि जो कह रहे हैं चीजें वैसी ही, जबकि चीजें वैसी नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति के विषय में, किसी भी व्यक्ति के विषय में कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति वही है? भीतर अटल गहराई। एक व्यक्ति यदि चोर है, सिर्फ वह चोर नहीं, अपने घर में वह कुछ और है, और जब वह चोरी नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वह कुछ और हो। कभी कभी मेरा कुछ हीनियस क्रिमिनल से भी वो वास्ता पड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने अक्सर पाया है कि दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी किसी क्षण में सिर्फ वह दुर्दांत अपराधी होता है। कुछ रेयर लोगों को छोड़ के जो बहुत पेशेवर अपराधी हैं, उनके अंदर 24 घंटे अपराध ही घूमता रहता है, कैसे अपराध करें। लेकिन ज्यादातर जिन्हें हम अपराधी कहते हैं, वे बड़े ही सरल व्यक्ति होते हैं। वे किसी क्षण में वे वैसे हो गए। इसके अलावा उनके जीवन का बाकी हिस्सा जो है बड़ा ही सरल, बड़ा ही सामान्य होता है, और वह तो उतना है जितना वो जी रहे हैं, उसके नीचे न जाने कितना है जो अनजिया पड़ा हुआ है, जो उनको भी नहीं पता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हम कहें तो, अगर उन्नत समाज हो तो हम किसी को दंड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दंड आप किसे दे रहे हैं? जिस व्यक्ति को आप दंडित कर रहे हैं वो व्यक्ति वहां है ही नहीं। वह व्यक्ति जिसने अपराध किया था वह तो बह गया, वह तो पीछे चला गया। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को दंड दे रहे हैं जो वहां था ही नहीं। निर्दोष व्यक्ति दंडित हो रहा है, पर वो ऐसा इतना ज्यादा स्थूल समाज है, स्थूल नियम है कि ऐसे ही चल रहा है मामला। खैर, उसमें हम नहीं जाते। तो जब भी हम बिना विस्मय के देखते हैं, हम नहीं देखते। हम जो चीजें देख रहे हैं वो हमारे अपने आग्रह है, हमारा अपना प्रक्षेपण है, चाहे दुनिया के संदर्भ में हो, प्रकृति के संदर्भ में हो, व्यक्तियों के संदर्भ में हो, या स्वयं अपने ही संदर्भ में। हम खुद को अगर विस्मय की दृष्टि से देखें तो जो चीजें अभी हैं उनके पार भी कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा। धन्यवाद अंजना। जय अम्मा। प्रणाम सभी को। प्रणाम माँ। खुद को विस्मय से देखना और अखंड देखना, ये तो पहली बार ही सुना, और सुन के कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे देखूं।
और रात का समय था। उस समय कल तो ऐसा हुआ कि मैं बस सो ही गई बैठे बैठे, मैंने सुना भी नहीं कि क्या रहा चर्चा जो रही हमारी। तो बट जब प्रश्न लास्ट में वो था उस समय चेत हो गया था, तो वो फिर मन पे रहा। अब 2-3 चीजें मन में आ रही हैं। एक तो ये है कि हम जब देख रहे हैं तो हमारा मैं जो है वो वहां वर्तमान में रख के फिर हम देख रहे हैं। जितना भी अभी हम अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन समय के समय कहीं ना कहीं तो वो अवलोकन करता है ही। और दूसरी चीज जो है कि जो आपने अभी कहा प्रारंभ में कि स्व में स्थित, तो स्व में स्थित जो है वो तो हम नहीं हो पाते, इसीलिए सब बाहर की जितनी भी खोज है, जितना भी आकांक्षा है, जितना भी चाह है और जितनी भी तड़प है, वो इसीलिए है कि हम स्व में स्थित नहीं हैं। नहीं तो जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस तरह हैं, उसमें कोई अपूर्णता का बोध नहीं रहेगा। उसमें सब कुछ बस जहाँ वो मतलब पूर्ण ही रहेंगे उसमें। और क्या शब्द मैं यूज करूं, मुझे पता नहीं है। तो वो तो है। और दूसरा जो है ये था कि बुद्धि जो है हमारी स्व में स्थित होने में हमें जो रोक रही है, उसमें हमारी बुद्धि का एक बहुत बड़ा रोल है। और हर जगह जो निश्चितता हम देखना चाहते हैं, वो निश्चितता की जो चाह है, ये भी जो है ये एकदम अनुभव मैं कर रही थी कि अपने में परिवर्तन और बाहरी तल पे निश्चितता, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा जीवन है इसी में ही लगा हुआ है। ऐसा हमारा मतलब मैं अपना ही बोलूंगी तो वो है। और तीसरा जो शब्द बहुत अंदर तक छुआ वो ये था कि जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा भी तो जीवन प्रैक्टिस ही है। हम भी जो अवलोकन कर रहे हैं वो हम भी जीवन को जीने की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। स्व के तल पे बदलाव नहीं है, बाहरी तल पर ही बस सिर्फ हम बदलाव अपने जीवन में करके और उसमें ही एक संतुष्टि सांत्वना जो है वो चाह रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये इस पर आज दिन भर जो है मैं इनमें मैं विचार में रहूंगी, अवलोकन में रहूंगी। विचार नहीं, अवलोकन में रहूंगी। और औरों को जो देखने में पूर्वाग्रह और है वो तो बहुत ही अंदर तक बंधा डीपली इनग्रेन जिसको बोलते हैं वो है। जीवन के प्रति जो मान्यता है वो सारी भी बहुत डीपली इनग्रेन है। तो ये है। माँ, जब हम लोग देखने की बात करते हैं तो देखने से हमारा आशय उसमें सब कुछ शामिल है। सुनना, महसूस करना, जी उपस्थित होना, उसमें सब कुछ शामिल है। क्योंकि देखना एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है, महत्वपूर्ण काम है, इसलिए इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। तो हमारे अवलोकन में सब कुछ शामिल है, उसमें अवधान भी शामिल है, जागरण भी शामिल है।
आप देखें, यदि अभी हम आप आमने सामने बैठे हुए हैं, अवलोकन में अवलोकन करता तब है जब आप सुनिश्चित हैं आपके बारे में, बिल्कुल मैं सुनिश्चित हूं, और इतना ही नहीं, सुनिश्चित हूं साथ ही साथ मेरे अंदर यह भाव भी है, यह ख्याल भी है कि जो नहीं सुनिश्चित हूं उसको मैं इनके साथ व्यवहार में पता कर लूंगा और सुनिश्चित हो जाऊंगा। इनकी कुछ व्यवहार, कुछ आदतें, कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो मुझे अभी नहीं पता है, पर धीरे धीरे इनके साथ रहते रहते मैं उसमें एडजस्ट हो जाऊंगा, पता चल जाएगा मुझे, और मैं उसके अनुकूल अपने को तैयार कर लूंगा इनके साथ संबंधित होने के लिए, कैसे संबंधित होना है। पर यहीं पर यदि मैं इस बात को देख रहा हूं, यह बात दर्शन में है कि जो यह व्यक्ति सामने है सुनिश्चित नहीं हो सकते, सुनिश्चित होना स्वभाव ही नहीं है जीवन का। आप अगर सुनिश्चित नहीं हैं, यहां भी कुछ सुनिश्चित नहीं हो सकता। उस संदर्भ में नहीं जिस संदर्भ में कार है, कार में तो सुनिश्चित होना शुभ है, लेकिन यहां सुनिश्चित होना जड़ हो जाना है, यहां स्थिर हो जाना, यहां सब कुछ पता हो जाना, जम जाना है। और यह जमना कैसे होता है? जब मैं आपको सुनिश्चित कर लेता हूं। लेकिन यदि मैं आपके प्रति सुनिश्चित नहीं हूं, आपके प्रति कोई बस हाँ पता है, नाम पता है, आप कहाँ रहती हैं यह पता है, थोड़ी बात हुई है उसके आधार पर थोड़ी सूचनाएं हैं, लेकिन विराट विस्मय पीछे खड़ा है, अनंत विस्मय पीछे खड़ा है कि इनको जाना ही नहीं जा सकता है, ये इतने विराट हैं सामने। जैसे ही आप मेरे लिए विराट हो गए, आपके प्रति विस्मय दृष्टि हो गई कि बहुत छोटी चीजें हैं जिनको मैं जानता हूं और थोड़ी सी चीजें हैं जिन्हें जाना जा सकता है, लेकिन जो जानता हूं, जो जाना जा सकता है, वह इन विभूति के सामने, इनके सामने बहुत ही एक राई बराबर हिस्सा है, हिमालय छिपा हुआ है। यदि यह बात स्पष्ट है मुझे, मैं नहीं हूंगा। मैं की दृष्टि के लिए सुनिश्चित होना अनिवार्य शर्त है। अभी आप देखिए, आज आप प्रयोग करिएगा, किसी भी चीज के सामने बैठ जाइएगा, व्यक्ति के सामने बैठे अच्छा है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा जटिल मामला है क्योंकि वह आपको भी देख रहा है, लेकिन अगर बैठ सके तो बहुत अच्छा है, अगर कोई आपको अवसर दे सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी वृक्ष के सामने बैठ जाए। जो भी सूचना आ रही है, बुद्धि जो भी व्याख्या कर रही है, यदि उस व्याख्या के साथ ही यह अंतर्दृष्टि है कि यह जो भी व्याख्या इस चीज के संदर्भ में मेरे अंदर चल रही है, सिर्फ उतनी व्याख्या यह चीज नहीं है, वहां बिना अवलोकन करता के अवलोकन शुरू हो गया। बच्चे में विस्मय बोध भरपूर होता है, मैं नहीं होता, अवलोकन करता नहीं होता। विस्मय भरपूर होता है, अवलोकन करता नहीं होता। हुआ ना ये अवलोकन करता से मुक्त अवलोकन, जिसमें विस्मय है। और साथ ही साथ बच्चा चाहे तो कार नहीं चला सकता है, बच्चा चाहे भी तो बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि बुद्धि है ही नहीं, पर हम जितनी जरूरत है उतनी दूर तक बुद्धि का उपयोग करेंगे, करते हैं, और उसके बाद विराट आयाम विस्मय का वहां पड़ा। यदि यदि दृष्टि विस्मय बोध से भरी हुई है, अहंकार को कोई जगह नहीं मिलेगी। एक तरह से हमने कल भोर में देखा था
कि बिना अवलोकनकर्ता के अवलोकन, अर्थात मुझे मेरा अवलोकन पता नहीं चलेगा। मैं अगर सवाल उठाता हूं, अवलोकन शुरू हो जाएगा, अवलोकन करता नहीं होगा। क्या वहां पर जगह लेने लगेगा? विस्मय, अज्ञेय, जिसे जाना ही नहीं जा सकता। यह हम थोड़ी सूचना है, थोड़ी जानकारी है, से सब अज्ञेय है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता। अज्ञेय में मैं की कोई गति नहीं, सिर्फ ज्ञात और अज्ञात में मैं की गति होती है, लेकिन अज्ञेय में मैं की गति नहीं। और अज्ञेय का स्वभाव है, अज्ञेय का ढंग है विस्मय, रहस्य दर्शन। संतों को कहा गया है रहस्यदर्शी संत, मतलब जो रहस्य की कला में प्रवेश कर गया, जिसने सारा ज्ञान, सारा ज्ञात का क्षेत्र पोष करके एक तरफ कर दिया, क्योंकि ज्ञात की बहुत दूर तक जगह नहीं। आप किसी जन सामान्य से मिलिए, बहुत ज्ञान है वो बहुत सुनिश्चित है। अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार व्यक्ति से भी पूछिए, वह भी राजनीति की बातें जानता है, तो वह भी लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, नीति के 4 वचन जानता है, सुनिश्चित है, एकदम कसा हुआ है कि ऐसा ही है जीवन। भिखारी के भी पास जाएं तो वो कैसे कस्टमर से व्यवहार करना है उसको जानता है। वो चेहरा बनाएगा, लटकाएगा, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको, वो सोच रहा है कि ऐसा करने से आपको प्रभावित किया जा सकता है। उसके अंदर पूरी उसकी सुनिश्चितता चल रही है, और हमारे अंदर भी सुनिश्चितता चल रही है कि कैसे एक भिखारी के साथ व्यवहार किया जाए, क्योंकि भिखारी तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। पर यदि विस्मय बोध है, सिर्फ भिखारी नहीं है वहां पर, उसको भले पता हो कि वो ठग रहा है, लेकिन उसके बहुत पार बहुत कुछ है, विस्मय बोध। तो उतना आपका फिर व्यवहार जो है, आपका जो कंडक्ट है, वो सिर्फ अब भिखारी की तरह नहीं हो रहा है। भिखारी तो ऊपर ऊपर उसका एक आवरण है, भीतर परमात्मा भी हो सकता है, भीतर अज्ञेय बैठा है। हमारे ऊपर के व्यवहार में बहुत, जिससे हम काम करते हैं, उससे यह हो सकता है कि हम बड़ा एक उपेक्षापूर्ण व्यवहार करें, लेकिन हमारे भीतर भी कुछ अज्ञेय है जो बिल्कुल भिन्न तरीके से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहता है। क्या करना हो सकता है? वो उपेक्षा करके निकल जाए, या हो सकता है कुछ और व्यवहार करे, हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी वचन, कुछ ऐसा वाक्य वो कहे जिससे उसका पूरा जीवन कुछ कह नहीं। विस्मय दृष्टि, जहां विस्मय दृष्टि है वहां पर मैं नहीं। मैं के लिए अनिवार्य तत्व है सुनिश्चित होना, या सुनिश्चित होने की संभावना में गत करना। सुनिश्चित होना कि मैं जानता हूं या जान सकता हूं। हम जब किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है, थोड़ा जानते हैं, थोड़ा तत्क्षण जान लेते हैं, और थोड़ा हमारे अंदर होता है कि धीरे धीरे रहते रहते इसके साथ जान लेंगे। लेकिन अगर पहले ही तल पर यह हो कि जाना ही नहीं जा सकता, किसी व्यक्ति को जीवन जाना ही नहीं जा सकता, जीवन जानने के लिए है ही नहीं, उस व्यक्ति के साथ संबंध फिर अनूठा हो गया, अद्भुत हो गया। फिर वह क्या कर रहा है, सिर्फ उसके आधार पे आपका व्यवहार नहीं होगा, और न ही आप जो जानते समझते हैं वहां से व्यवहार होगा। आप उसको जो वह है, जितना आप जानते हैं उससे गहरा देखना शुरू करती है, और यहाँ व्यवहार जो आप हैं, आपका जो मैं का दायरा है, उससे गहरे से व्यवहार शुरू हो गया। ये है विस्मय दृष्टि। जहां विस्मय दृष्टि है, मैं नहीं। धन्यवाद मां। मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। क्या प्लीज। ये तो ऐसा हो रहा है कि एक ऊपरी परत को ही हम लोग टच कर लिया, और टच करके पूरा जीवन उसी में निकल गया।
बिल्कुल ऐसा ही धोखा हुआ है। यही बासीपन है ना, जहां भी सुनिश्चित दृष्टि है बासीपन, वहीं से तो बदबू आ रही है, और कहीं से बदबू नहीं आती। जो सुनिश्चित हमने किया हुआ है उससे बदबू आ रही है। और जबकि जीवन विराट है, अनंत है, अज्ञेय है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, तो अभी वह जीवन दृष्टि है। अभी आप विस्मय से यह अंतर्दृष्टि बैठ गई भीतर कि जो सुनिश्चित दृष्टि है वह झूठी है, मिथ्या है, बासी है। उससे अभी मुक्ति हुई, अभी जो जीवन है वह ताजा हो गया। विस्मय दृष्टि का मतलब ताजी दृष्टि, विस्मय जीवन का मतलब ताजा जीवन, जिसमें अभी आपने कुछ व्यवहार किया, मुझे गाली दे दी, कोई बात नहीं, सिर्फ गाली से मैं आपको तय नहीं करूंगा। आपने मुझे मेरी प्रशंसा कर दी, सिर्फ प्रशंसा से मैं आपको तय नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ अगर मैं प्रशंसा से तय कर रहा हूं, बासीपन से तय हो रहा है। बासीपन को जगह है। आपने जो कह दिया कर दिया, ठीक, मेरी दृष्टि और गहरी है। धन्यवाद माँ। लता। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैं कमरे के अंदर बैठी हूँ, पंखा चल रहा है, उसकी हवा मुझे छू रही है, आप सबकी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। बाहर आम के पेड़ पे छोटे छोटे कीट है, मधुमक्खियां है, कुछ पत्ते जलाए हैं नीचे जिसका धुआं उठ रहा है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं या महसूस करते हैं, हर बार एक नए तरीके से दिखता है, नए तरीके से महसूस होता है। और ये देखने में आता है कि हम खुद ही मोमेंट टू मोमेंट बदलते रहते हैं। ये समस्त चीजें हर पल एक नए तरीके से रूप लेती है। एक बार एक इंसान को देखा हुआ हम लोग फिर से देख ही नहीं सकते उसको, ना हम खुद को फिर से वैसे देख सकते हैं, ना हम किसी व्यक्ति को, ना हम किसी वस्तु को वैसे देख सकते हैं। तो एक पल मिला हुआ व्यक्ति फिर से वही मिलेगा ही नहीं, या हम खुद भी वैसे नहीं मिल पाएंगे। इतना परिवर्तनशील है सब कुछ। और ये विस्मय बोध आपको मोमेंट टू मोमेंट दिखेगा ही, अपने आप दिखेगा, वो आपकी आंखों में ही आएगा। मुझे हमेशा एक आदत रही है कि मैं किसी से मिलती हूँ या किसी जानवर को देखूं या इंसानों को देखूं, तो मैं उसकी आंखों में पहले देखती हूँ। एक जो बच्चे के आंख में होती है सरलता, और एक गाय के आंख में होती है, ये दोनों चीजें, दोनों की आंखें एक नए तरीके का कुछ अनुभव कराती है, हमें जीवंत बना के जाती है। और कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी आंखों में भी इतनी सरलता या कुछ होता है उन आंखों में जो आपको आपकी याद दिलाता है। जी बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद लता। रंजीता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शादी होगी के भी बनी हुई है, तो कुछ भी मैं कंफ्यूजन था इसमें दृष्टि के बारे में आपने इतना अच्छे से समझाया तो क्लियर भी हो गया। आज ये कह सकती हूँ कि मेरी विस्मय दृष्टि बनी हुई है।
आवाज कट रही है रंजीता, शायद आप रास्ते में हैं। हाँ यही है, शायद शाम को कुछ बोल पाऊँ ढंग से। ठीक है, धन्यवाद। सुमिता जी, आप भी यात्रा में हैं, पर यदि आप कुछ बोलना चाहें। जी, विस्मय दृष्टि एक कुछ अनुभव कर रही हूँ जितना दिन जा रहा है कि एक बार जब दिख गया है कि अपनी समझ या अपने जो निष्कर्ष है वो वो उसकी फॉल्सिटी दिखी है, तो ज्यादातर समय ही वो एक सरप्राइज के लिए ये रहता है कि कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो मैं समझ रही हूँ शायद वो ठीक सही नहीं है। ये तो कांस्टेंट एक है। पर एक चीज मुझे थोड़ा शेयर करना है। मैंने ये अनुभव किया है कि कोई भी अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था में कोई भी पहले जैसे कि एक एक एक्सपेक्टेशन रहता था कि ऐसे होने वाला है, या आई विल हैंडल इट दिस वे, या मुझे पता है कैसे करना है, ऐसे ऐसे। सो माइंड जो प्लान करेगा वो एकदम टूट गया है। तो ना ही कोई खबर सुनने में, क्योंकि ये जीवन में कुछ चीजें ऐसी घट रही हैं, उससे बोल रही हूँ। मैं खुद ही अपना वो रिस्पॉन्स देख के थोड़ा चकित रहती हूँ कि अरे बाप रे, मतलब ये तो मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा प्रश्न करूंगी, रेजिस्ट करूंगी। तो मुझे आई आई इफ यू आस्क मी, मुझे पता नहीं कैसे होता है। शायद ये अवलोकन की जो कला हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, उससे हो सकता है ये एक उसका रिफ्लेक्शन है। पर ये कैसे कैसे घटित हुआ, कैसे वो प्रोसेस नहीं पता। पर मैं खुद कभी कभी बहुत अचंभित होती हूँ कि ऐसे क्या होता। पर ये भी है कि आदत आदत वर्ष का आदतों में हैबिचुअली समटाइम द old mind derives certain understandings, पर वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। पर ये विस्मय दृष्टि तो मुझे लगता है अभी it is a byproduct of what we are doing now. यस, जो अपने से हो वो सदा ही शुभ होता है सुमिता जी, और जो लक्ष्य बना करके, योजना बना करके, प्रयास करके मिले, वो बनावटी होता है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जीवन में, हम लोग सिर्फ जो है जैसा है उसका अवलोकन कर रहे हैं। उस अवलोकन में यह सब कुछ परिवर्तन जीवन के अपने आप इतने चुपचाप होते हैं कि जीवन में हो जाते हैं वे परिवर्तन, हमको पता नहीं चलता। हमारे जीवन से बहुत सारी चीजें गिरती चली जाती हैं जो जीवन पर लागू नहीं होती, और हमें पता नहीं चलता। बाद में कभी ख्याल आता है, अरे वह जो पकड़ थी वो अब तो है नहीं पैसे पे, वह जो रिश्ते नातों पर पकड़ थी वो अब तो है नहीं वैसे, जो बिल्कुल एकदम अपनी आंखों के आगे रखने का आग्रह रहता था अपने रिश्ते को, नाते को, पत्नी को, बच्चे को, पति को, वह तो अब वैसा नहीं रहा। क्या हुआ? भीतर वह जो यांत्रिकता थी, भीतर वो जो बनावटीपन था, वो टूटना शुरू किया। उसके टूटने शुरू होने से जीवन का स्वभाव ही है मुक्ति, जीवन का स्वभाव ही है आनंद, तनाव का न होना, द्वंद का न होना। तो अपने आप जो ये होता है, सहज मिले सो दूध सम, ऐसा। धन्यवाद सुरोमिता।
भोर का समय है। राबिया नाम की एक स्त्री अपनी कुटिया के बाहर बैठ करके लोगों को देख रही है, आता जाता। लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, लोग अपने काम धंधों पर जा रहे हैं। सारा दिन वह देखती है। फिर लोग, प्रतिष्ठित स्त्री थी, साध्वी थी, उसके प्रति लोगों के हृदय में बड़ा सम्मान था। सांझ को वो लोग देखते हैं कि वो अपने कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही है, बड़ी गौर से ढूंढ रही है, बड़ी बारीक आंख रख करके ढूंढ रही है। पहले तो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ होगा, पर धीरे धीरे, थोड़ी अस्वाभाविक सी बात थी, कभी ऐसा करते राबिया को देखा नहीं था किसी ने। तो लोग जमा होने शुरू हो जाते हैं। कोई पूछता है कि कुछ गुम हो गया आपका, वो कहती है कि हाँ। तो लोग पूछते हैं कि आप हमें बताएं, हम आपकी मदद करें। आप 2 आंख से ढूंढ रही हैं, हम लोग इतनी सारी आंखें हैं, ढूंढेंगी तो जल्दी उस चीज का पता चल जाएगा। राबिया कहती है कि मेरी सुई गिर गई, मैं ढूंढ रही हूँ, और थोड़ा मुझे जल्दी भी है क्योंकि अंधेरा हुआ जाता है, सांझ का समय है, फिर वो नहीं मिलेगी तो मुझे बड़ी मुश्किल होगी। सब लोग मिल करके ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढते हैं, कहीं वो नजर नहीं आती है। फिर पूछते हैं कि एक ठीक वह जगह बताओ जहां पर तुमसे सुई गुम हुई थी, तो वहीं पे आसपास ढूंढा जाए तो मिलने में आसानी होगी। नहीं तो ऐसे तो इतना बड़ा द्वार है, इसमें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम लोग। वह कहती है कि यह मत पूछो, ये तो पूछो ही मत, ये कहाँ गिरी है, बस ढूंढने में अगर मदद कर रहे हो तो कर दो। तो लोग कहते हैं कि अरे क्यों न पूछे, हमको अगर पता ही नहीं होगा कि गुम कहाँ हुई है तो हम कैसे मदद करेंगे तुम्हारी। हम तो ऐसे इतना दूर तक कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो कहती है मत पूछिए यह बात। लोग कहते हैं नहीं, अब तो तब जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक हम नहीं मदद करेंगे। वो कहती है कि ठीक है, अब जब आप लोग इतना जोर देते हैं तो बताती हूँ कि सुई घर में गुम गई। लोग माथा पीट लेते हैं कि घंटों तुमने हमारे खराब किए। जब सुई घर में गुम हुई है तो तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, और हम लोगों को भी परेशान किया, तुम पागल हो क्या। वह कहती है कि अरे मैंने तो समझा था कि जहां पर उजाला होता है वहां चीजें ढूंढी जाती हैं, जहां पर खोजने में सुविधा होती है वहां ढूंढी जाती है। मुझे नहीं पता था कि जहां चीज गुम होती है वहां ढूंढी जाती है। तो लोग पूछते हैं कि कैसी बहकी बातें करती हो तुम, ये तुम्हारे अंदर ख्याल कहाँ से आया कि जहां पर सुविधा हो वहां ढूंढा जाए, जहां पर बाजार हो वहां ढूंढा जाए, उजाला हो वहां ढूंढा जाए, बजाय जहां चीज गुम हुई। तो वो कहती है कि मैं सुबह से शाम तक रोज तो देखती हूँ कि आप लोग खुदा को खोजने मस्जिद जाते हैं, काबा जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, किसी दूसरे से पूछने जाते हैं, किसी पीर मुर्शिद के पास जाते हैं, मजार पर जाते हैं, जबकि खुदा तो भीतर है। तो मुझे ऐसा लगा कि जहां सुविधा होती है वहां खोजना ज्यादा ठीक होगा, इसलिए मैं अपनी सुई बाहर खोज रही हूं। तब लोगों को बात पकड़ में आती है कि असल में राबिया गहरा व्यंग कर रही है। वह ताना मार रही है कि खुदा भीतर है, खोज बाहर है।
राबिया की ही बात को थोड़ा और गहरे ले चलते हैं हम लोग कि यदि हम लोग ताजेपन को, जीवन को, यथार्थ सच्चे जीवन को खोज रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं? भीतर भी कहाँ खोज रहे हैं? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमने बाहर खोजबीन बंद कर दी, बाहर लोगों के पास जाना बंद कर दिया, बाहर मंदिर मस्जिद नहीं खोज रहे, जा रहे हैं। भीतर कहाँ खोज रहे हैं? क्या भीतर जहां खोज चल रही है वहां पर अंतराल है, स्पेस है? यदि हम ताजे जीवन को उद्घाटित करना चाह रहे हैं, कहां उद्घाटित करना चाह रहे हैं? हम जब अपने जीवन को बासी देखते हैं कि हमारा जीवन बासी है, सोच विचार में ही चल रहा है, सोच विचार सब अतीत से आते हैं, बासी है, योजनाओं में चल रहा है, सब बासी है, तो उस जगह पर जहां पर जीवन विद्यमान है, कहां हम हटा रहे हैं बासीपन को? यदि मैं बासीपन को अपने से अलग समझ करके हटा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं बासीपन को कहीं और हटा रहा हूं, सुई बाहर खोजी जा रही है। भीतर भी बाहर है, भीतर भी अलग है। यदि मैं यह सवाल उठा रहा हूं अपने भीतर, उघाड़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए, जिसमें बासीपन मुझसे अलग है, तो मुझसे अलग जो बासीपन है, यदि वह बासीपन खत्म भी हो जाता है तो मेरे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं तो बासी बना ही रह गया, मेरे ऊपर तो बासीपन चढ़ा ही रह गया। तो जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो बासीपन से मुक्त है, तो क्या यह सवाल उठाने वाला इस सवाल से पृथक है? और अगर पृथक है तो काम कहीं और हो रहा है, सही जगह पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए वह कैसे सवाल उठाया जाए, कैसे अन्वेषण हो जिसमें ठीक बासीपन की जगह काम हो, उस बासीपन की जगह जहां पर जीवन विद्यमान है, जहां पर जीवन दब गया है, ढक गया है। तो जब बासीपन हटाने के लिए मैं देखने का, इस देखने में सब कुछ अब शामिल है, हम लोगों ने वो प्रयोग कर लिया है। अवलोकन में श्रवण, देखना, स्पर्श करना, मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों से उपस्थित होना, और भीतर उपस्थित होना, अवलोकन में सब कुछ शामिल है। तो जब हम अवलोकन कर रहे हैं उस जगह को जो कि देखने से छट जाती है, जिस पर मैल जो बासीपन की है वो छट जाती है देखने मात्र से, तो कहां देख रहे हैं, कहां अवलोकन चल रहा है हमारा? क्या वह अवलोकन अवलोकनकर्ता से अलग है? यही दूसरे तरीके से समझते हैं। सारी दुनिया यह कहती है कि आप साक्षी हो, अलग हो, जो भी भीतर विचार चल रहा है उससे आप अलग हो। क्यों? ताकि जो यह सब चल रहा है इससे अलग ताजापन आपको ताजेपन में स्थापित, ताजेपन के बोध में लाया जा सके। क्योंकि पहली स्थिति ऐसी है
जिसमें सब कुछ डूबा हुआ है, सब कुछ एकदम रचा पचा हुआ है, सारा बासीपन, सारा प्रमाद उसमें डूबा हुआ है हमारा जीवन। पहली स्थिति ये है। और दूसरी स्थिति क्या है, जो सारी दुनिया कहती है कि अलग खड़े हो जाओ, अलिप्त खड़े हो जाओ, निर्लिप्त खड़े हो जाओ। यानी वही व्यक्ति जो डूबा हुआ था वह कैसे बनता है बिना उसकी संरचना का परीक्षण किए, बस वही व्यक्ति जो डूबा हुआ था वह अब अलग खड़ा हो गया। तो अलग खड़े होने से थोड़ी राहत तो आ जाएगी। हाँ, समाधान नहीं होगा, क्योंकि उसका वह अलग खड़े होने वाला व्यक्ति कैसे बनता है उसका परीक्षण नहीं किया गया, कि कहीं वह जिस चीज में डूबा हुआ है उसी से तो उसका निर्माण नहीं हो रहा है, तो उसका परीक्षण नहीं हुआ तो समाधान नहीं होगा। जो डूबा हुआ था वो थोड़ा अलग खड़ा हुआ, फिर वो वापस उसी में जाकर के डूबेगा। वही तो होता है, हम थोड़ा साक्षी हो जाते हैं, फिर वापस उन्हीं सारी चीजों में डूब जाते हैं। तो फिर ध्यान साधना चलती है कि धीरे धीरे साक्षी होते होते एक दिन एकदम अलग खड़े हो जाएंगे, जो कि कभी नहीं होता, जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। जो अगर एकमात्र कोई यूटोपिया है तो ये है कि आप निर्लिप्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे दुनिया की सारी व्यवहार से, सारी चीजों से। ये गहरे से गहरा यूटोपिया है, पर यह बात हमारी बुद्धि में समझ में आती है कि हाँ, अलग खड़े हो गए। सवाल फिर पैदा होता है कि पहली स्थिति है रचे पचे होना, दूसरी स्थिति है थोड़ा अलग खड़े हो जाना, जो कि सारी दुनिया सिखाती है। वह क्या है जिसमें यह इस पूरी संरचना से बिल्कुल भी भिन्न जीवन का उद्घाटन हो गया, जिसमें डूबने वाला भी गया और जिसमें जो अलिप्त खड़ा रह जाता है वह भी गया, और वह पूरा का पूरा जीवन भी गया जिसमें डूबना होता रहता। ऐसे जीवन का उद्घाटन जो कि बाद में नहीं, अभी और यही पार हो गया, अलिप्त पार हो गया। तो उसके लिए बिना देखने वाले के, बिना अवलोकन कर्ता के ही अवलोकन तो प्रासंगिक होगा। यदि मैं अवलोकन कर रहा हूं और वह उस जो भीतर चल रहा है उससे मैं पृथक हूं, उससे मैं अलग हूं, यानी मेरे और जो मैं देख रहा हूं उसके बीच में एक विभाजन है, एक अंतराल है, जगह है, तो उस पर तो काम हो रहा है, चीजें व्यवस्थित तो हो रही हैं, लेकिन यह जो अलग हो गया इस पर कोई काम नहीं हो रहा। यह बदस्तूर बना हुआ है, यानी बीज रूप में यह बना हुआ है, और यह फिर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेगा, क्योंकि इसमें, इसकी बुद्धि में, इसकी बनावट में कोई फेरबदल नहीं हुआ। ये फिर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेगा। तो ध्यान करते हैं हम, अलग होकर के, खड़ा होकर के देखने की कोशिश करते हैं, और फिर जब ध्यान करने से तथाकथित रूप से बाहर आते हैं, फिर उसी दुनिया में जाकर के डूब जाते हैं। हमारे अंदर कोई बुनियादी फर्क नहीं होता। अब हम खुद ही सोचिए, आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या निर्माण कर सकते हैं? निर्माण का आपके पास आधार क्या है? मैं क्या निर्माण कर सकता हूं? मैं एक फूल की पंखुड़ी में भी रस डाल सकता हूं। मेरी ऐसी सामर्थ्य है कि मैं तितली के पंख में बल दे सकता हूं। यह जो अलग होकर के खड़ा हो गया, इसमें सामर्थ्य है कि ये कुछ भी कर सकता है सृजन। कोई चीज ऐसी कर सकता है जो कि अस्तित्व का हिस्सा हो, अस्तित्व के गुण जिसमें गुण धर्म हो। मैं बना सकता हूं, असेंबल कर सकता हूं, पर मैं एक जीवन को नहीं उद्घाटित कर सकता हूं। मैं अवसर जुटा सकता हूं, पर मैं जीवन नहीं दे सकता हूं, किसी में प्राण नहीं फूंक सकता हूं। वहीं पर यह जो मेरा कुछ नहीं करने की जो स्थिति है, यदि यह समझ में आए
कि यह जो स्थिति है यह बासीपन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सृजन नहीं हो सकता, किसी भी सृजन का कोई अवसर नहीं है। मैं बिल्कुल निर्लिप्त खड़ा होकर के अगर सक्षम हो जाऊं फिर भी मैं कोई सृजन नहीं कर सकता, मैं बासी ही रहूंगा। बिल्कुल अलिप्त होने में अगर सक्षम हो जाऊं तो भी मैं बासी ही रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई सृजन नहीं है। मैं बिल्कुल डबरे जैसा एक जगह बैठ गया। इसलिए हमारा प्रश्न फिर बनता है कि वह अवलोकन क्या है जिसमें सब शामिल है, श्रवण और स्पर्श सब शामिल है। वह अवलोकन क्या है जो अवलोकनकर्ता से मुक्त है, जिसमें अवलोकनकर्ता और अवलोकन के बीच में अंतराल नहीं। अगर अंतराल है तो बासीपन है। अगर मैं अवलोकन कर रहा हूं और जिस चीज का अवलोकन कर रहा हूं उसमें और मेरे बीच में अंतराल है, भौतिक अंतराल नहीं कि मैं यहां से उस वृक्ष को देख रहा हूं तो उस वृक्ष में और मेरे बीच में एक भौतिक अंतराल है। भौतिक रूप से वह जगह वह चीज मुझसे मेरी आंखों से अलग, वह अंतराल नहीं। अंतराल वह जो भीतर निर्मित होता है, अंतराल वह जो भीतर बनता है कि यह अमरूद है, उसका नामकरण, उसको शब्द देना, वह अंतराल निर्मित करता है। और भीतर वह जो भीतर का अवलोकन चल रहा है, उस अवलोकन में अवलोकनकर्ता का अलग हो जाना और बाकी सारा अवलोकन चलना, बाकी सारी चीजों पर अवलोकन होना, वह अवलोकन जिसमें अवलोकनकर्ता भीतर पृथक अलग है। भीतर का जो भी कुछ साम्राज्य चल रहा है, मन में जो भी चीजें चल रही हैं, संकल्प, विकल्प, अनुभव, भीतर जो भी ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, भीतर जो भी ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है, उसमें अवलोकन, वह अवलोकन क्या है जिसमें अंतराल नहीं, जिसमें विभाजन नहीं। इसका मतलब ठीक उसी जगह पर जहां पर बासीपन चल रहा है, ठीक उसी जगह पर ताजा क्या है उसका उद्घाटन शुरू हो गया, कहीं अन्यत्र नहीं। विभाजन जो है बासीपन का लक्षण, अलग होकर के देखना बासीपन का लक्षण। जहां भी अलगाव है वहां बासीपन है। तो वह अवलोकन क्या है जिसमें कोई अलगाव नहीं। क्या हमारे जीवन में कोई भी अवलोकन ऐसा है जिसमें विभाजन नहीं, जिसमें देखने वाला, अटेंड करने वाला अलग नहीं? ध्यान दीजिएगा, मेरे यहां जीवन में वह अवलोकन है जिसमें कोई विभाजन नहीं। यदि यह प्रश्न उठाने के बाद मुझे पता चलता है ऐसे अवलोकन का जिसमें अलगाव नहीं है, इसका मतलब मेरा प्रश्न असफल गया, क्योंकि पता चलते ही अलगाव को जगह मिल गई। मैंने सवाल उठाया कि वह अवलोकन क्या है जो अलगाव से मुक्त है। इसका मतलब कि मुझे उत्तर नहीं आएगा और यह पूरा अलगाव, मैं जिस चीज का अवलोकन हो रहा है वह, और यह अलगाव समूचे को जाना पड़ेगा। तो आज पूरे दिन के लिए हमारा यह प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन में कोई अवलोकन, कोई अटेंडिंग, कोई श्रवण ऐसा है जो अलगाव से मुक्त है? अलगाव, क्योंकि अलगाव बासीपन है। आज पूरे दिन में हम लोग इसका परीक्षण करेंगे कि हमारे जीवन में, व्यवहार में कोई भी अवलोकन ऐसा है जिसमें अलगाव नहीं, जिसमें मैं उस व्यवहार से अलग नहीं, मैं उस अवलोकन से अलग नहीं। क्या कुछ भी ऐसा है? इस पर आज हम दिन में परीक्षण करते हैं। अर्थात अब हम सुई बाहर नहीं खोज रहे, सुई ठीक
वहीं पे खोजी जा सकती है जहां गुम है। बासीपन से मुक्ति ठीक वहीं हो सकती है जहां पर बासीपन है। तो यदि अलगाव हो गया तो फिर बासीपन को जगह मिल गई, क्योंकि अलगाव भी बासीपन है और अलगाव ने मुझे बासीपन के रूप में अलग छांट करके रख दिया, बचा लिया, और अब मैं सुई बाहर ढूंढ रहा हूं, उस अलगाव में ढूंढ रहा हूं। तो आज दिन भर हम लोग इसी प्रश्न के साथ अवलोकन करेंगे, इसका अन्वेषण करेंगे। इसमें यदि किसी भी तरह का कोई संशय है, कोई भी संदेह है, तो अभी हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। ये तो एक नए तरह का, इस पर कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, पुराना कुछ वो नहीं है, ये पूरी एक नई तरह की बिल्कुल पास्ट एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल नहीं है माँ। हमारे सारे पास्ट एक्सपीरियंस बासी हैं। तो हम अगर पास्ट एक्सपीरियंस से इसको समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा। प्रश्न उठा करके देखिए कि क्या मेरे अंदर कोई अवलोकन जीवन ऐसा है जो अलगाव में नहीं है, जिसमें जीने वाला अलग नहीं। अब देखिएगा, सारे अनुभव में अनुभव करने वाला अलग है, जो भी जीवन चल रहा है उसमें जीने वाला अलग है। तो आज पहले तो हम यह पता लगाएंगे क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो अलगाव से मुक्त है। कुछ भी, जीवन की कोई धारा, और अगर सब कुछ अलगाव में ही है तो सब कुछ बासी है, सब कुछ जीवन पर आरोपित है। बहुत सीधा सा सरल सा यह प्रश्न है कि मेरे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है जिसमें जीने वाला मैं अलग नहीं, अर्थात वहां पर अलगाव। अभी तक तो नहीं। सारे अवलोकन में भी अलग ही था। है ना? अभी तक जो कुछ भी अवलोकन किया उसमें भी अलग ही था। हाँ, तो आज हम इसका पता लगाएंगे कि और गहराई से कि कुछ भी जीवन में ऐसा है जिसमें मैं जीने वाला के रूप में अलग नहीं, जो अलगाव नहीं। ये अलगाव तिलिस्मी अलगाव है, अलगाव नैसर्गिक नहीं है। अलगाव अगर नैसर्गिक होता तो 8 अरब लोगों में अलगाव थोड़ी होता। 8 अरब लोग जीने वाले के रूप में अलग हैं, और जब जीवन समाप्त हो जाता है अलगाव समाप्त हो जाता है। यदि अलगाव वो नैसर्गिक होता, सच्चा वो विभाजन होता, तो वो तो बना रहता। मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूं, जब चला जाऊंगा फिर भी ये आकाश बना रहेगा। जब मैं नहीं था तब भी यह आकाश था। पर अगर अलगाव सच होता तो मेरे जाने के बाद भी अलगाव बना रहता, जीने वाला और जीवन के रूप में। यह अलगाव बासी, ये सिखावन से आया है, सम्मोहन और सुझावों से आया है। तो आज पूरे दिन में हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि यह हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो अलगाव से मुक्त है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब पूरा का पूरा जीवन हमारा बासी, जो भी जिया जा रहा है अलग जीने वाले के कारण ही बासी। यह बात सुस्पष्ट हो गई, साफ हो गई, पर इसको हम मानेंगे नहीं। अपने जीवन में अपने भीतर इसका परीक्षण करके कि क्या कुछ भी ऐसा हमारे जीवन में है जिसमें जीने वाला अलग नहीं, यानी अलगाव नहीं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ।
आवाज नहीं आ रही है भावना आपकी। भैया मेरी आवाज सुनाई देती हाँ बोलिए। मतलब कि अलगाव का मतलब क्या है? मैं सुन नहीं पाई कि अलगाव का मतलब अलग हो गया था, मतलब क्या है उसका meaning? अलगाव का मतलब भीतर हम जी रहे हैं जीवन है, जीने वाले हम। अलगाव हुआ ना, जीवन अलग है, मैं अलग है, यही भावना म्यूट कर अलगाव। लेंगी तो ठीक हो जाएगा, आवाज नहीं आएगी। हाँ, म्यूट करने से आपकी तरफ की आवाज नहीं आएगी भावना। हमारे सारे जीवन में जीने वाला अलग है। मैं अलग हूं और जिए जा रहा हूं। मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, मैं भ्रमित हूं। तो ये जो भ्रमित है, जो दुखी है, जो सुखी है, यह और भ्रम, दुख, सुख, इन दोनों के बीच में अलगाव, इन दोनों के बीच में विभाजन। हमारे जीवन में यही सब चल रहा है। और जब भी हम अन्वेषण करते हैं कि अब बासीपन से मुक्त जीवन क्या है उसका, तो हम इसी अलगाव को बना करके अन्वेषण करते हैं कि अब तक मैंने बासी जीवन जिया है, अब मैं ताजा जीवन जीऊंगा। अर्थात ये अलगाव, ये अंतराल बना ही रह रहा है। तो सबसे पहले यह हमें स्पष्ट है कि यदि अलगाव है, यदि विभाजन है, तो वहां पर बासीपन, वहां पर बासीपन विद्यमान है। तो पहली चीज हमें यह समझनी है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जिसमें अलगाव नहीं, जिसमें जीने वाला अलग नहीं है, जो जी रहा है, जो जी रहा है और जो जीने वाला, उसमें कोई विभाजन नहीं। इसका हम आज पूरे दिन में पता लगाते हैं। सुख हो, दुख हो, अच्छा अनुभव हो, बुरा अनुभव हो, क्या उसमें जी महसूस करने वाला, जीने वाला अलग है? इसका हम पता लगाते हैं अलगाव को, अलगाव का परीक्षण करके। इस प्रश्न के साथ थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं और इसके बाद जो भी परीक्षण आता है उसको, उसके लेकर के फिर सांझ की बैठक में मिलते हैं। यह अलगाव अगर स्पष्ट हो गया कि हमारे जीवन में सब कुछ है जो अलग है, विभाजन है, मैं जीने वाला, जीना अलग, मैं जीने वाला, बासीपन अलग, तो फिर बहुत सरल हो जाएगा यह सवाल उठाना कि वह जीवन क्या है जो अलगाव से मुक्त है, अलगाव यानी बासीपन से मुक्त। उसका उत्तर हमें नहीं आएगा, फिर वह जीवन ही ताजेपन के रूप में वहां पर उद्घाटित होता चला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। अपने आप जीवन में बासीपन और अलगाव मिटता चला जाएगा। तो आज हम यह पता लगाने जा रहे हैं, पूरे दिन भर इस प्रश्न के साथ रहेंगे कि कुछ भी है जो बिना अलगाव के है। थोड़ी देर बैठते हैं इस प्रश्न के साथ।
मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ अंजना, जो कल का प्रश्न था और जो अभी है वो तो उसमें मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है भी नहीं। जो जिस तरफ हमारे पूरे संवाद का, अन्वेषण का, अवलोकन का इशारा है, वह एक ही तरफ है। हम लोग बहुत अलग अलग सत्य नहीं खोज रहे हैं, सत्य तो एक ही है। वह जो कल का प्रश्न था, विस्मय बोध से देखना, जिसमें किसी भी चीज को सुनिश्चित करके न देखना। और आज का जो प्रश्न है कि बिना अलगाव के देखना। अलगाव से चीजें सुनिश्चित होती हैं। जब मुझसे चीज अलग है तब मैं उसको कह सकता हूं कि ये है, ये वो है, ये वो है। लेकिन अगर कोई अलगाव नहीं है तो कुछ भी कहना असंभव हो जाएगा। फिर वह दृष्टि विस्मय बोध की ही दृष्टि। तो हमारे भीतर बहुत सारे जो ब्लॉकेज हैं, उन ब्लॉकेज को टच करके वहां पर हम लोग वो हटा करके और उसी एक ही चीज को देखते हैं, उसी एक ही चीज पर नजर जाती है। विस्मय दृष्टि से वह क्या है जो दिखाई पड़ता है। तो बिना अलगाव के देखने का मतलब है, बिना विभाजन के देखने का मतलब है विस्मय दृष्टि। तो पहली चीज, पहला आज जो हमारा दिन भर का अन्वेषण रहेगा, क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो बिना विभाजन के है, बिना इस कृत्रिम अंतराल के, अलगाव के है, जिसमें जीने वाला जिस चीज को जी रहा है उससे अलग नहीं है। उसका पता लगा आज की। धन्यवाद।